तो लास्ट क्लास में हमने मोशन पैरामीटर्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखी, स्पीड देखी, एवरेज वेलोसिटी देखी, एवरेज स्पीड देखी। ये सब देखा कि नहीं देखा यार बच्चों? यस सर। हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखा, और हमने एक बात ये भी नोटिस करी कि मोशन वन डायमेंशन में वेलोसिटी और स्पीड कब कब अलग हो सकते हैं और कब कब एक जैसे हो सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ए टू बी in one direction, then speed and velocity both are same thing. Am I right or wrong? लेकिन अगर वो A से B गया और B के बाद टर्न लेके C पे पहुंच जाता है, then the speed and velocity both are different. क्लियर मेरे दोस्तों? ये हम लोगों ने देखा। हाँ रिया, ये बात सत्य। हाँ धीरज बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बार और रिवाइज करा सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो देखो, एक बच्चे ने बोला कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बार और समझा दो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चलो देख लेते हैं। देखो यार बच्चा, एक बात समझना, एक बार फिर से सोचो। अगर एक पार्टिकल ए से बी है, ये दूरी मैं मानता हूं से 3 मीटर है। अगर आपकी वॉच में 10:25:00 हो रहा है, आप मान लीजिए 10:25:30 इस टाइम पर बी पे पहुंच जाते हो, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाती है बच्चा? 3/30, दैट इज मीन 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर मेरे भाई? यस। अगर मान लो इस टाइम को और रिड्यूस करके 6 कर देते हैं, तो अब बताइए आप कब कितने टाइम पे पहुंच जाते हो? 3/6 का मतलब कितना हुआ? 0.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई आसान। यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं इसको और कम कर दूं और अब मैं पहुंचा दूं 3 पर, तो अब कितनी स्पीड होगी आपकी? 3/3 1 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इस टाइम को लगभग 0.000001 इस सेकंड के लिए रख दूं, तो इस केस में वह स्पीड कितनी होगी बच्चा? 3/0.000001। दैट इज वेरी लार्ज। बोलो भाई आसान। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा बच्चों, ध्यान से एक बात सुनना। अगर ये माउस पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, ये Yes. ए से बी ऐसे जा रहा है, आपको इसकी स्पीड और रिकॉग्नाइज हो रही होगी कितनी तेजी से ये जा रहा है? ए से बी जा रहा है, दिख रहा है ना? बोलो। जा रहा है। और तेज बढ़ाओ, और तेज। अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और तेज बढ़ाओ, अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो ये सारी स्पीड कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज है कि नहीं है? Yes, sir. मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कि सिंपल सी बात ये समझ लो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक पार्टिकल की स्पीड 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो मैं इसको भी बड़ी आसानी से मेजर कर सकता हूं कि नहीं? क्योंकि हम तो स्पीड ऑफ लाइट तक का मेजर कर लेते हैं ना यार। Yes, फिर sir. तो उससे कम ही है ना। मेरी Yes. बात समझ रहे? और ये आइडिया ये दे रहा है वेरी लार्ज का मतलब है कि दिस स्पीड इज अप्रोक्सीमेट टू इंफिनिटी। हम उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, कैन नॉट डिफाइन। सो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला गलत इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? बोलो। दिस फॉर्मूला इज गिव्स द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। समझे बच्चे? हेलो, जिसका डाउट है वो समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. So if this formula, total displacement upon total time for very small interval of time, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान ये जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं ये गलत इंफॉर्मेशन देता है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज डिफाइंड फॉर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही?
जरा ध्यान Yes, से sir. देखते हैं, अगर यहाँ पर डेल्टा टी आप देखो, सो डेल्टा टी जो है वो बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहते हो, यही है कि नहीं, Yes, sir. है ना? सो दिस इज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लगभग ये वैल्यू जीरो के बराबर है। खुद सोचो ना, 0.00000000001 ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट जीरो ना, 0. Yes. है ना? सो अगर ऐसा टाइम जो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, सो उस टाइम को हम एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं? अगर मेरी घड़ी में इस वक्त 10:25 हो रहा है 00 और यहाँ पर 10 to 10:25.0000001, तो ये भी 10:25 ही है एक तरीके से कि नहीं? और ये भी Yes, sir. 10:25 है कि नहीं? सो ये एक ही टाइम हुआ कि नहीं हुआ? एक सिंगल टाइम, बोलो भाई। So such type of time is called a Yes, sir. particular time या एक सिंगल टाइम। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जो पार्टिकल जिस स्पीड से चलता है ना, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्लियर मेरे दोस्तों? Sir, मतलब जो मेजर करने में मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड है, मेजर करने में बहुत मुश्किल है उसको, राइट? नहीं, मेजर क्यों नहीं किया? मेजर कर सकते हैं ना, इसीलिए तो हम दिख रहा है ना हमें माउस पॉइंटर ए से बी जाने में। अच्छा सुनो, Yes, sir. ए से बी हम आए ना, तो ये स्पीड बड़ी आसानी से आप मेजर कर सकते हो, ए से बी, Okay. है ना? मगर अगर आप सोचो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होती, तो ए से बी जाने में अगर मैं मान लो सपोज करो 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता, तो मेरे को लगभग कितना समय लगता? लगभग सोच के 3 सेंटीमीटर की दूरी ट्रेवल करने पर कितना टाइम लगता है? ये स्पीड जो हो गई कितनी हो गई? ये स्पीड कितनी हो गई सेंटीमीटर में, बताओ भैया? 30,000 हो गई। हाँ ना, बोलना पड़ेगा भाई। Yes, sir. हाँ सर। So this speed is 30,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो एक सेकेंड में 30,000 सेंटीमीटर गुजार रहा हूं, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? इस 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? इट्स दिस टाइम इज 3/30,000, दैट इज कॉल्ड 1/1000 सेकेंड, 10,000 सेकेंड। बोलो इतना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? Such a all such is Yes. this is also very small, na? Very small. Second 10 to the power -4 is very small or not? बोलो। Yes, sir. यस सर। सोचो ना, We 10 to can the say power -4 that the- कहने का मतलब है कि मैंने बोला 1, इतने इस टाइम में पता नहीं कितने 10 to the power -4 सेकंड गुजर गए। लेकिन बताओ 330,000 मीटर पर सेकंड, ये 30,000 या फिर 300 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड मेजरेबल है या नहीं? Yes, sir. मेजरेबल है ना बच्चा? एक्चुअली हमें तो Yes, हम sir. तो 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड तक का मेजर कर लेते। Yes, हमने sir. स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम मेजरमेंट किया है ना आज तक, अभी तक। Yes, sir. हम ये बोलते हैं एक पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम कितनी स्पीड से जा सकता है? 3 × 10 to the power 8 मीटर। तो ये तो बहुत बड़ी स्पीड है ना, रिस्पेक्टिवली 300 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो भाई सारी। Yes, sir. तो मैं यही Yes, आपसे sir. कहता, अगर पार्टिकल के बीच का टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, अगर लगभग 0 के बराबर हो, सो वी कैन से दैट दिस टाइम इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस टाइम या इंस्टेंट टाइम। एंड इस टाइम में जो वेलोसिटी कैलकुलेट करी जाती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर माय फ्रेंड? Yes, sir. Got it. अब सोचो, अगर मैं बात करूं डेल्टा टी, अगर मैं बात करूं, आपने बोला t = 0, यहां तक आने में t = 10 to the power -4 सेकंड लगे, ठीक है ना? अगर मेरी लाइफ ही 10 to the power सपोज करो -2 सेकंड, तो मेरे लिए 10 to the power -4 सेकंड बहुत बड़ा समय होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। है ना? अगर मेरी लाइफ ही 10 to the power माइनस मतलब
ऐसे मान लो 1/100 सेकेंड है, तो मेरे लिए 1/10,000 सेकेंड्स जो होंगे वो बहुत बड़ा समय होगा कि नहीं होगा? मैं अपनी जिंदगी का कितना पार्ट जी चुका होऊंगा, है ना? काफी पार्ट जी चुका होऊंगा कि नहीं Yes, जी sir. चुका होऊंगा? तो Yes. उस केस में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. इस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर मैं छोटा सा टाइम लूं, छोटा सा dt, इसके का छोटा, तो इस dt टाइम में मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लूंगा विच इज dx। Yes, sir. तो स्पीड बराबर या वेलोसिटी बराबर कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी बराबर कितना होगा? dx over डिस्टेंस dt. dx अपॉन dt। dt. तो दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बच्चा? Yes, sir. अब समझ गए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? हेलो? Yes, sir. अरे जो जिसने पूछा था वो समझा कि नहीं समझा? Yes. Yes, sir. ओके ओके, चलो। So instantaneous velocity is for particular time. It is for particular time. अगर स्पीड, अब आपने बहुत कुछ देख रखा है, आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सेलरेशन। चलिए, एक्सेलरेशन क्या होता है जरा ध्यान से सुन। एक्सेलरेशन इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है? एक सेकंड में कितनी स्पीड में या वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज acceleration is total change in velocity per unit time। बेटा इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। a बराबर टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। आई मीन कि बेटा अगर मान लो ये पार्टिकल चल रहा है यहां पर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है इस डायरेक्शन में, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, एट टाइम t1, और एकदम से इसने कुछ टर्न लिया और फाइनली v2 इधर की तरफ जाने लगा, इधर या कहीं भी जाने लगे, आई डोंट नो। v2 ये टाइम मान लो t2 टाइम, तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t। बच्चों मेरे एक बात सुनो, यहां पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आपने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखा है ना? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं v2 माइनस v1। ठीक है? सो सिंपल पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन is a vector quantity। यूनिट क्या होता है बच्चा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होती है? LT माइनस 2। क्लियर? चलो, एक्सेलरेशन भी बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक एवरेज एक्सेलरेशन, एंड दूसरा आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मेरे दोस्तों, एवरेज एक्सेलरेशन को ध्यान से देखते हैं क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज, this is total change in velocity
upon total time taken to change the velocity. That is a is equal to वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a is equal to v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जैसा कि हम देख कर आ रहे हैं, इफ लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 दिस टर्म, so delta v vector upon delta t becomes dv by dt. Okay मेरे दोस्तों, so it's this acceleration is called rate of change in velocity. Rate of, आप जानते हो ना, अगर किसी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं. तो इट्स अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर मेरे दोस्तों? तो यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी. यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा dv वेक्टर अपॉन dt. dv वेक्टर अपॉन dt का मतलब हो, ये भी बोल सकते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर किसी भी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है तो उसको रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे. ठीक है, क्लियर बच्चों? ओके अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा 2 मिनट. देखिए एक्सेलरेशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है. छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम, याद रखिए, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, आइदर एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी ऑफ द, सो ऑलवेज यूज a is equal to dv over dt. a is equal to dv over dt. याद रखिए प्लीज, ठीक है ना. एग्जाम्पल यहीं पर देख लो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. कहने का मीनिंग ये है कि बच्चों अगर एक्सेलरेशन से मान लो 3t, तो आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 3t, फाइंड द वेलोसिटी after t is equal to 3 seconds. Assume particle start from rest. Particle start from rest. Starts from rest. Suppose करो ऐसा एक क्वेश्चन है. So here the acceleration is the function of time ना. t क्या लिखा है, acceleration is the function of time. So my dear friends, अगर acceleration function of time है, so we use always simple form. What? क्या फॉर्मूला यूज करना है, a is equal to dv over dt. This is equal to 3t. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. So dv is equal to 3t into dt. अब क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना. इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. और t टाइम, t इक्वल टू किस पे पूछा गया है मुझसे, किस पे पूछा गया है, t इक्वल टू 3 सेकेंड. तो 3 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v. भैया dv का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, v. लिमिट इज 0 to v. 3 बाहर ले लो और t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. यहाँ पर t की पावर 1 है ना, तो 1 में 1 ऐड करते हैं, जितना पावर होती है उतने से ही डिवीजन मार देते हैं. लिमिट 0 to 3. बेटा ये क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बेटा इसको जैसे ही प्रैक्टिस में लाओगे तो इसे बहुत जल्दी से भी होगी. सो v बराबर हाउ मच, इट्स अ 9/2 मीटर पर सेकंड. क्लियर मेरे दोस्त, समझे?
तो वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम कभी भी हो या एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम कभी भी हो, तो आपको दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? dv by dt, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर माय फ्रेंड्स? यस सर। ओके, चलिए आगे एक बात सुनिएगा अब थोड़ा सा। अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन, अब टाइम की जगह अगर फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखा और मींस इसका मतलब है a इज अ f ऑफ x हो और v इज अ f ऑफ x हो। अगर ऐसा आपको दिया जाए बच्चों, कभी भी एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ पोजीशन हो या वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ पोजीशन है, सो ऑलवेज यूज a इज इक्वल टू v dv ओवर dx। क्या यूज करना है फॉर्मूला? a इज इक्वल टू v dv ओवर dx। सो याद रखिए, इफ द एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, if the acceleration is the function of position और velocity is the function of position, so a is equal to always use करना है v into dv by dx। सुनिएगा 2 मिनट मेरी बात सुनिए। v क्या है? v बच्चों क्या है? velocity। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a is equal to velocity into dv by dx। मेरी बात याद रखिएगा, अगर किसी भी, देखिए सुनिए, here the dv by dx, दिस इज कॉल्ड द, अगर किसी भी फंक्शन को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। किसी भी फंक्शन को अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, सो बच्चों उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, देखिए आज आपने एक नया वर्ड सीखा है, क्या? कि अगर किसी भी चीज को टाइम के, किसी भी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको रेट बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, पोजीशन मतलब आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी भी चीज को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। इट्स अ टर्मिनोलॉजी, कई बार आपको बुक्स में देखने को मिल सकती है कि यार ग्रेडियंट निकालो, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन। सो आप दिमाग में रखिएगा, ग्रेडियंट मींस कि उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है? पोजीशन। ठीक है ना? और अगर कोई पूछे व्हाट इज द रेट, तो समझ जाना कि उस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया होगा? टाइम। क्लियर बच्चों? सो एक नया टर्म, अब एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मेरे को ऐसे दिया गया, मान लो फॉर एग्जांपल वो बोले कि यार भैया एक एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज सी 3x plus 2। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 3x plus 2 एंड देन find the velocity of the particle, velocity of particle after 2 meter distance या 2 meter position, after 2 meter। ठीक है, assume या assume at x equal to 0 the particle start from rest। मान लो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है,
अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मेरे दोस्तों? हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए हियर एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, सो वी यूज v dv ओवर dx। मेरे दोस्तों आप जैसे ही v a इज इक्वल टू v dv ओवर dx लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आपको वेलोसिटी निकालना है तो प्लीज डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो v dv इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इंटू dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू 3x dx प्लस 2 dx। मेरे दोस्तों आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अब क्या करना है आपको? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है? 0 है, और x इक्वल टू 2 मीटर पर आपको वेलोसिटी निकालनी। मेरे दोस्तों v dv इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड हो जाता है तो आ जाता है स्क्वायर, जितना पावर ऊपर उतनी ही डिवीजन मार दो। दिस इज 0 टू v इज इक्वल टू 3। x का इंटीग्रेशन हो जाता है x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देते हैं और उतना ही डिवाइड कर देता है, इज 0 टू 2 प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, और dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू 2। सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन नहीं कराए जा रहे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0। अब बस बात है, v स्क्वायर माइनस 0 इज v स्क्वायर बाई 2, 4 माइनस 0 इज 4 और 2 2 जा 4, तो आंसर इज 6 प्लस 4। मेरे दोस्तों 6 प्लस 4 जो है वो 10 होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 20। नाउ द v इज 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर मेरे दोस्तों? समझे? एक बार और देखते हैं, अगर आप नहीं समझे तो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन a 3x प्लस t बोल रहा है, किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको वेलोसिटी बतानी है उस पार्टिकल की x इक्वल टू 2 मीटर डिस्टेंस पर। क्या दिया गया है? एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? रेस्ट से स्टार्ट होता है। मेरे दोस्तों हमने ऐसा जैसे ही देखा, हमने देखा एक्सेलरेशन यहाँ पर पोजीशन का फंक्शन, तो हमारे दिमाग में आया कि जैसे ही एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन होगा, हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे v dv ओवर dx। So a equal to v dv over dx is equal to 3x plus 2. Now my dear friends, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so v dv is equal to 3x plus 2 into dx। ये लिख दिया, इसको अंदर dx को भेज दिया तो 3x dx into 2 प्लस का 2 dx। इंटीग्रेशन किया तो v की पावर 1 थी, उसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आ गया, x की पावर 1 थी, उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ गया, 2 एज इट इज लिख दिया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। मेरे दोस्तों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए चले जा रहे हैं हम, और हमारे पास फाइनली यहाँ पर स्पीड निकल आई। क्लियर? यस धीरज, आस्क मी। सर अपर लिमिट लोअर लिमिट का कैसे करते हैं वो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इंटीग्रेशन नहीं सीखा है क्या धीरज? सीखा है सर। तो जो कोई भी फंक्शन में अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस का लोअर लिमिट करते हैं यार। नीचे वाली लिमिट जो है वो लोअर है लिमिट है, ऊपर वाली अपर लिमिट है। कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप? इंटीग्रेशन में ये बात तो बताई गई है धीरज यार। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब याद आया? अरे आया कि नहीं आया भाई? नहीं सर। अरे कोई भी फंक्शन में इंटीग्रेशन करते थे आप, किसी भी फंक्शन का f प्राइम x dx फ्रॉम a टू b, तो इसका इंटीग्रेशन करते थे तो f ऑफ x लिखते थे। ये लगी है अपर लिमिट, ये लगी है लोअर लिमिट, है ना? तो अब क्या करते थे, एक बार x की जगह अपर लिमिट रखते थे, फिर माइनस लगाते थे, घटाते थे उसको लोअर लिमिट के साथ। यही करते थे कि नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में? यस सर।
क्लियर? Yes. तो यहाँ पर अगर अपर लिमिट 2 है, जैसा कि 2 है, यहाँ 0 है, तो पहले x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया ना बच्चा, और Yes, 0 sir. का स्क्वायर 0 ही होगा। यहाँ करेंगे Yes. तो x की जगह 2 लिखा और -0 कर दिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? दिस इज अ डेफिनेट it, sir. इंटीग्रेशन। Thank Clear? you, sir. वेलकम बच्चा। तो देखिए, सुनिए, आपको इंटीग्रेशन धीरे से एक बार और देखना चाहिए। Yes, sir. I'll definitely revise it. ओके, सो फाइनली आपने यहाँ देखा कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली क्या बात थी। जो इतना बड़ा फ्लो चार्ट आपको मैंने ये दिखाया है, उस फ्लो चार्ट में एक बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो, सो याद रखिएगा ऑलवेज आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर a इज इक्वल टू dv ओवर dt यूज करना है। अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन है, सो दोनों के केस में a इज इक्वल टू v dv ओवर dx लिखना है। क्लियर मेरे भाई? आप सबको ये बात समझ में आई होगी या नहीं आई? टेल मी। Yes. आगे Yes, sir. बच्चों, यहाँ से आपको ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन अगर पोजीशन का फंक्शन होता है तो कैसे यूज करना चाहिए, और एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो कैसे हमें यूज करना चाहिए। नाउ यू आर कंफर्टेबल टू सॉल्व दीज एक्सेलरेशन। बोलो भाई ऐसा ना? समझ गए? Yes, चलो sir. एक एग्जांपल करते हैं एक्सेलरेशन को और समझते हैं। ठीक है, अ ट्रक is moving with 10 meter per second toward east. And taking a right turn and moves with same speed. If time taken by truck during turning is 10 seconds, then find the average acceleration of truck. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा यहाँ पर, जैसा कि विपुल ने बताया, उसी को ऐसे समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन में ये बोल रहा है कि सबसे पहले यार ईस्ट में गए, तो ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, सॉरी ये वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, तो ईस्ट में जा रहे हो आप, ईस्ट में आप जा रहे हो कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। राइटवर्ड टर्न लिया, इसका मतलब साउथ में चले गए ना, टेकिंग अ राइट टर्न। अरे बोलो। Yes, sir. सो दिस स्पीड इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड उसने बोला। तो भैया अगर मैं इसको आई कैप बोल दूं, ये वाला जे कैप हो गया, सो दिस इज माइनस जे कैप एंड दिस इज Yes. माइनस आई कैप। बोलो भाई आसान हो? तो जो Yes. इनिशियल वेलोसिटी v1 होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा वेक्टर फॉर्म में? 10 meter 10 per second. आई कैप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी वेक्टर फॉर्म Yes, में? आई sir. कैप। और v2 कितनी हो जाएगी बेटा? v2 वेक्टर कितना हो जाएगा? -10 J cap. -10 जे कैप। वेरी गुड। t1 टाइम, अगर t1 यहां पर है तो t2 माइनस t1, इसने बोला टेकिंग टर्निंग टाइम कितना लगा? टर्निंग टाइम कितना है बच्चों? 10 10 seconds. सेकेंड। सो t2 माइनस t1 कितना हो गया? 10 सेकेंड। चलो,
तो हमें क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा गया। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है? एवरेज एक्सेलरेशन हाउ मच? v2 minus V2 v1 minus upon वेक्टर v2 माइनस वेक्टर vector v1 v1 by upon t2 minus t1। इसका मतलब हमें v2 माइनस v1 का वेक्टर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो v2 वेक्टर है -10 j कैप और v1 वेक्टर कितना है? -10 i कैप। बोलो बच्चों ये आसान हो। डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इज 10। 10 Yes, sir. 10 10 कैंसिल आउट हो गया ना। वेक्टोरली अगर मेरे से पूछा जाए, वेक्टोरली अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कितना बोलूंगा? -j कैप माइनस आई कैप। ये डायरेक्शन होगी, ये टोटल मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा एवरेज, है ना? Yes. मैग्नीट्यूड Yes, कितना sir. होगा इसका बच्चों? मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर इज आल्सो 1। -1 लिख लो तो -1 का स्क्वायर इज 1, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 और 1 मिलके कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। √2. तो √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि डायरेक्शन पूछी गई है तो डायरेक्शन कितना होगा बच्चों? डायरेक्शन एंड डायरेक्शन कितनी होगी? तो देखो भैया किधर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन? डायरेक्शन किधर है? ये -j कैप नीचे की ओर होगा, -i कैप किधर की तरफ होगा? ईस्ट की तरफ की वेस्ट की तरफ? सोचो सोचो सोचो। -j कैप और -i कैप किधर की तरफ होगा? वेस्ट। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई वो किधर हो गई? साउथ ऑफ वेस्ट हो गई। Yes. साउथ ऑफ Yes, sir. वेस्ट। और किस डायरेक्शन में? 45 डिग्री, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्लियर मेरे दोस्त? बोलो हेलो। चलो ओके भाई, हाँ ये ना। चलो आगे देखते हैं। एक एक बंगला बन। चलो एक एग्जांपल और करके दिखाइए आप। अगर मान लो बच्चों, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of particle varies with the time such as v is equal to 5t square plus 2t, then find the acceleration of particle after t is equal to 2 seconds। चलो बोलो। चलिए फिर करते। तो यहां पर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। दिस इज 5t स्क्वायर प्लस 2t, 5t स्क्वायर प्लस 2t। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 5 तो ऐसे ही, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखेंगे 2t प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2 × 1। तो बच्चों ये कितना आ गया एक्सेलरेशन? 10t + 2, 10t + 2। अब क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन किस टाइम पे पूछा गया है बच्चों? आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है 2 सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड्स के लिए। तो बच्चों ठीक है, 2 सेकंड्स में लगा दो आप एट t = 2 seconds। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 × 2 + 2, दैट इज कॉल्ड 10 × 2 + 2. 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्तों? हेलो। Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा से।
मोशंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोशन में हम जो मोशन पढ़ रहे हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। तो दो तरीके से मोशन होते हैं, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन, ठीक है ना, जिसको बोलते क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अच्छे से समझना। एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों अगर कभी यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, कभी भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड। क्या हो रहा है? motion of a particle or object, motion of particle, body, object with constant velocity slash speed. Okay, याद रखना, means the magnitude of velocity is constant and magnitude of speed is constant. अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एग्जांपल देखिए, अगर मीनिंग ये हुआ, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट रोड एंड दिस कार, एक कार है बच्चों, और ये कार जो है, ये कार 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। ए से बी पॉइंट तक अगर ये 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाएगी तो हम बोलेंगे ये कार का जो मोशन है वो कैसा है? कार इज मूविंग यूनिफॉर्म। द मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। द मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बोलो भाई, Yes. है ना। और इस केस में always the distance traveled by particle, distance या displacement, distance slash displacement traveled by object और body, इस केस में फॉर्मूला यूज करते हैं S is equal to speed into time. Clear? S is equal to V into T. Here V is the speed or velocity. V is the speed or velocity and T is time. Clear मेरे दोस्तों? बहुत आसान। क्या मैंने बोला एक बार फिर से सुनिएगा, आपको पूरा फ्लो चार्ट दे रहा हूं मैं। मोशन दो तरीके से हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग 30 meter per second. Suppose the car is moving 30 meter per second from A to B. So we can say that कि the motion of the car is uniform. कार का मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। If the car is moving uniformly, so how much amount of the distance is covered by this car? So the distance or displacement traveled by the object, simple formula लगाना है, distance is equal to speed into time या displacement is equal to velocity into time. Clear मेरे दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशंस दो तरीके का होता है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहले तो ये समझो, दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल के आप ये समझ सकते हैं, फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन ये समझ सकते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट
motion of object with varying speed और वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन की स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही वेरी हो, ठीक है, either फंक्शन ऑफ टाइम और द पोजीशन ऑफ टाइम, समय के साथ साथ या दूरी के साथ साथ अगर वेलोसिटी लगातार बदलती रहे, लगातार चेंज होती रहे, तो such type of motions is called accelerated motion, and this type of motion is also called non-uniform motion. Clear मेरे दोस्तों? So what is the meaning of non-uniform motions? Non-uniform motion मतलब ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल क्या हो, एक्सेलरेट। क्लियर? एक्सेलरेट का मतलब कि उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन के दौरान acceleration of the particle is 0, but during non-uniform motion acceleration of particle does not equal to 0, it is non-zero. So इस non-uniform motion में velocity of the particle is continuously changes, velocity continuously changes either in the form of position or in the form of time, या तो समय के साथ साथ बदले या पोजीशन के साथ साथ। बच्चों इस बेसिस पर भी यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आगे जाके। पहला पार्ट ये था जिसमें बोला गया द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सो वी यूज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 5. Mine. Okay, True, if the yes. acceleration is constant, मतलब मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इस केस में आप यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस। बट if the acceleration does not constant, so we don't use these equations, ठीक है, so we don't use such equations. ओके मेरे दोस्तों, तो देखिएगा जरा सुनते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग क्या बता रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग बच्चों ये है, अगर मान लो ये रोड है, इस रोड पे सपोज दिस द फ्लैट रोड, एंड इन दिस केस द कार इज मूविंग with a velocity, initial velocity is 0 meter per second, but have the acceleration a is equal to say 2 meter per second square. Okay, so during t equal to 0, to मान लो कोई टाइम t equal to 2 second ले लेगा, t equal to 2 second, so during 2 seconds the acceleration of the car is constant, it is 2 meter per second square. ये acceleration कैसा रहने वाला है बच्चों, constant है। So आफ्टर 2 सेकेंड अगर इस कार की पे वेलोसिटी मेरे से पूछता है कि सर ये जो कार यहाँ चली जाएगी, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं बड़ी आसानी से यूज करूंगा वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू u प्लस at, पुट करूंगा v u0 a2 2, मैं डायरेक्ट आंसर कितना बताऊंगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्या कहते हो बच्चों? अगर मेरे से कोई पूछेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों, सो डायरेक्टली हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू 4, 2 से 2 दूरी कितनी ट्रेवल करेगा 4 मीटर, तो डिस्टेंस भी 4 मीटर आ गई, स्पीड भी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर मेरे दोस्तों, समझ गए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए एक बार फिर से पूरी कहानी सुनते हैं,
अच्छे से, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी मोशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक यूनिफॉर्म मोशंस और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस acceleration of the particle is zero, that is the object is moving with a constant speed। ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव किया, कांस्टेंट स्पीड से मूव किया। एंड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉन जीरो। दैट मींस कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वैराइंग स्पीड। कहने का मीनिंग ये है कि स्पीड या वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हमेशा बदलती रहनी चाहिए। हर एक समय में या हर एक पोजीशन के बाद उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन बन जाए या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मीनिंग ये है या तो दूरी जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती जाए वेलोसिटी बदलती जाए, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाए वेलोसिटी बदलती जाए। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इस बेसिस पर हमने दो तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को कैटेगराइज किया। एक में माना कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करे, मतलब एक्सेलरेशन वैराइंग ना हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा हो, आइदर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी हो उसका नंबर हो, उसकी वैल्यू हो, तो उस तरीके के एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। और उस केस में हम तीन स्टैंडर्ड इक्वेशंस का यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। लेकिन मेरे दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन भी चेंज होता जाता है। तो एक्सेलरेशन चेंज होगा तो हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज नहीं करेंगे, ये वी डोंट यूज सच इक्वेशंस। क्लियर मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। है ना? यस सर। याद रखिएगा Yes, दो sir. तरीके के दो टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला लगाना है, एस इज इक्वल टू वी टी, क्या कहते हो? लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होंगे तो तीन इक्वेशंस लगानी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको प्लीज सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे वीडियोस कंप्लीट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन इक्वेशंस को डिराइव करना है। फिर एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं होगा तब देखना है कि कौन सी इक्वेशंस यूज करनी चाहिए। और ये सारी चीजें तभी आप मिलेंगी जब आप देखो, इन्होंने पूछा राहुल ने, सर प्लीज गिव मी एग्जांपल ऑफ ए इज नॉट कांस्टेंट। चलो इनके लिए मैं इनको संतुष्ट कर देता हूँ, वैसे करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी चलो। इन्होंने बोला एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट का एग्जांपल बता। तो भैया जैसे कि अगर a बराबर मैं ऐसे लिख दूं 3t, तो बताओ ये कांस्टेंट है कि यूनिफॉर्म है? कांस्टेंट है कि वैराइंग? सोचो, ये कांस्टेंट है कि वैराइंग है? बताओ। वैराइंग है ना? क्या टाइम के साथ बदल रहा है ना, जैसे जैसे Yes, समय sir. बदलता है। t इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 2 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 3 सेकंड पे 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जबकि अगर मैं ऐसे लिखूं कि अगर एक्सेलरेशन बोलूं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो चाहे t इक्वल टू 1 सेकंड पे वैल्यू कितनी होगी एक्सेलरेशन की? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ बच्चा? 3 meter per second. 3 meter per second square. Every time, every second have constant acceleration or not? बोलो भाई ऐसा नो? Yes, तो sir. अगर ऐसा कोई Yes, एक्शन sir. हो, ऐसा कोई एक्सेलरेशन मिले टाइम का फंक्शन, जैसे कि एक्सेलरेशन अगर मान लो 3x होता, तो इसका मतलब हर सेकंड हर मीटर एक्सेलरेशन बदलता जाता कि नहीं बदलता जाता? हर मीटर, x इक्वल टू 1 मीटर पर, x इक्वल टू 2 मीटर पर, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, एवरी मीटर हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। क्या कहते हो बच्चों? है ना? तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं?
varying acceleration कहते हैं. क्या कहते हैं? Varying acceleration. Clear? Okay, thank Yes, you. sir. So this person is got it. Okay, thank you so much, and thank you for attending the class. Please complete your homework also. Thank you so much. Thank you, sir.